कैथरीन एल्फ्रेड के सामने बैठी अपनी रात की कारगुजारी पर उससे शाबाश वसूल कर रही थी। इस अहम इत्तला पर कि कैलिफोर्निया के दो नौजवानों ने गुज़श्ता वीकेंड पर न्यूयॉर्क में फलस्तीनी नौजवानों से मीटिंग की है। एल्फ्रेड ने कैथरीन का बतौर खास इस अंदाज में शुक्रिया अदा किया जिस तरह कैथरीन ने अब्दुल का किया था। रुखसत होते वक्त डॉलरों से भरा एक लिफाफा उसने कैथरीन के हैंड बैग में अपने हाथ से डाला और उसे अब्दुल से मजीद ताल्लुकात बढ़ाते चले जाने की तलकीन की। कैथरीन के जाने के बाद उसने टेलीफोन पर एक नंबर मिलाया। हाय डेविड, कैसे हो भाई? एल्फ्रेड ने दूसरी तरफ से हाय सुनने पर ही डेविड को पहचान लिया। डेविड यहूदी नजाद FBI ऑफिसर और मोसाद का खुसूसी एजेंट था। अमेरिका की हर अहम महकमे और पोस्ट पर मोसाद के हमदर्द और सोर्स मौजूद थे। किसी भी अमरीकी के मुतालिक ये इत्तला मिल जाने पर कि वो यहूदी है और मोसाद के काम का आदमी है, मोसाद के लोग फौरन उससे राब्ता कायम करते थे और आज तक ऐसा शायद ही हुआ हो कि उनकी मुराद बरना आई हो। यहूदी कुर्रायर्स के जिस कोने में भी मौजूद था इसराइल की फौज का सिपाही था। इन लोगों के लिए इसराइल अव्वल और बाकी सब कुछ आखिर था। इनमें बड़े बड़े सिफारतकार, जिम्मेदार और माहिरीन ज़रबो हर्ब भी शामिल थे, लेकिन सबके सब बड़ी खुशी से मोसाद के लिए खिदमात अंजाम देने पर तैयार रहते। FBI और CIA के मोसाद से ताल्लुकात मिसाली थे और ये लोग इसराइल के लिए हर मुमकिन खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन इसराइली जानते थे कि 100% इत्तलात अमरीकी उन तक मुंतकिल नहीं करते थे। यूं भी बतौर यहूदी उनकी बका का राज यही था कि वो किसी पर एतबार न करें सिवाय अपने आप के, बल्कि बाज मामलात में तो अपने आप पर भी नहीं। डेविड तक एल्फ्रेड ने वो इत्तला पहुंचाई थी जो उसे कैथरीन के जरिए हासिल हुई थी और डेविड को उसने तलकीन की थी कि उसे जितनी जल्दी मुमकिन हो उन लोगों के नाम और एड्रेस से मुत्तला करे जो कैलिफोर्निया से मीटिंग करने यहाँ आए थे। उसके साथ ही सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो, स्टॉकटन, लॉस एंजलिस और लास वेगस में मौजूद अपने एजेंटों को उसने फौरी तौर पर फलस्तीनी और उनके हमदर्दों की सरगर्मियों पर नजर रखने और उन लोगों के गुज़श्ता 2 हफ्ते की मसरूफियात की इत्तला हासिल करने की हिदायत दी। एल्फ्रेड बड़ी कामयाबी से अपना जाल बुन रहा था। एल्फ्रेड टुबेंकी ने अपने बेगुनाह यहूदी बाप के नाम को, जो अपने यहूदी आकाओं के हाथों मारा गया था, 4 चांद लगाने का अज़म कर रखा था। उसकी माँ ने उसे इस नसीहत के साथ इंटेलिजेंस में भेजा था कि रुए जमीन पर मौजूद यहूदियों के तमाम दुश्मनों को चुन चुन कर मार डाले, और वो बड़े खुलूस और जाननिसारी से अपनी माँ के हुक्म पर अमल पैरा था। अगले रोज शाम ढले तक एल्फ्रेड के सामने मुख्तलिफ रिपोर्टों के ढेर लग गए। उसके 2 मुस्तैद मातहत इंतहाई अहम रिपोर्टें अलग अलग से सजाकर उसके सामने पेश कर रहे थे। FBI ऑफिसर डेविड फ्रैंक ने उसे शाम ढलने तक एक शख्स हसन तलाल का नाम और एड्रेस पहुंचा दिया था, जो सैक्रामेंटो का रहने वाला मकामी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और फलस्तीनी था। गो के इस शख्स के मुतालिक FBI के हाथ कभी कोई सबूत नहीं लगा था, लेकिन हसन तलाल को उन लोगों ने मुश्तबा लोगों की फहरिस्त में रखा हुआ था। एल्फ्रेड ने सुर्ख पेंसिल से इस नाम और एड्रेस के सामने दायरा लगा दिया। फिर यके बाद दीगरे उसने सैक्रामेंटो, स्टॉकटन, ट्रेसी और सैन फ्रांसिस्को में अपने एजेंटों को इस नाम और पते की निशानदही करने के बाद उन सबको हुक्म दिया कि अपने तमाम तर्जराए तलात को बरुए कार लाकर गुज़श्ता 1 माह से आज तक हसन तलाल के रोजाना के मामूलात का शेड्यूल उसको रवाना कर दें। मोसाद के एजेंट इस हुक्म के साथ ही हरकत में आ गए थे। उन लोगों ने सैक्रामेंटो के पुलिस और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मौजूद अपने तमाम जराए इस्तेमाल करके मकदूर भर इत्तलात हसन तलाल से मुताल्लिक हासिल कर ली थी, और जैसे ही इत्तलात उन्हें मिल रही थी वो एल्फ्रेड तक पहुंच रही थी। एक कंप्यूटर इस खिदमत पर मुतय्यन था। अगले 24 घंटे में हसन तलाल से मुताल्लिक इत्तलात का मजमुआ कंप्यूटर के पेट में समा गया था, और जब एल्फ्रेड रात के दूसरे पहर कंप्यूटर पर बैठा बटन दबा दबा कर स्क्रीन पर उभरने वाली मालूमात पढ़ रहा था तो हैरत से उसकी आंखें मजीद खुलती जा रही थीं। उसके सामने 3 अहम तरीन खबरें मौजूद थीं। पहली ये कि हसन तलाल तिल अवीव में पैदा हुआ और एक धमाका करने के शुबे में शिन बेत के हाथों रिमांड भी भुगत चुका था। दूसरी अहम बात ये कि वो यहाँ केमिस्ट्री का उस्ताद था और उसके ताल्लुकात आयरिश रिपब्लिक आर्मी से भी बताए जाते थे। तीसरी सबसे अहम और चौंका देने वाली बात यह थी कि डेबी नाम की एक आयरिश तालिबा को उसने हाल ही में सैक्रामेंटो यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया था, और चंद रोज पहले ही ये लड़की उसके यहाँ मुकीम हुई थी। 3-4 रोज वो हसन तलाल के घर रही, जिसके बाद उसने डेबी को कोशिश करके यूनिवर्सिटी हॉस्टल में कमरा दिलवा दिया। डेबी की मुकम्मल हिस्ट्री फौरन दरकार है। एल्फ्रेड ने आधी रात को अगला हुक्म अपने मुस्तैद एजेंटों को पहुंचाया और अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गया।
सुबह तक एक पुरसुकून नींद ने उसके सारे तने हुए आसाब ढीले कर दिए थे। उसे यकीन हो चला था कि FBI के फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा जब उसकी सहूनी फोर्स कड़ी से कड़ी मिलाकर सारे मामलात उस पर मुनकशिफ कर देगी। मामला उसकी तवक्को से बढ़कर खतरनाक था। ये सिलसिला तो खासा दूर तक जाता दिखाई दे रहा था। आयरिश रिपब्लिक आर्मी से फलस्तीनियों के ताल्लुकात गो के यूरोपीय और अमरीकी इंटेलिजेंस के लिए कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, लेकिन अमेरिका में इस नेटवर्क को तलाश करने का सेहरा एल्फ्रेड अपने सर बांधने पर तुला हुआ था। वो जेर लब बड़बड़ाया, डेबी। बाथरूम में उसने फोन कॉल अटेंड की। डेबी के मुतालिक पहले एजेंट की रिपोर्ट आई थी कि उसने हाल ही में न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया की तरफ रख्ते सफर बांधा है। न्यूयॉर्क में उसके कॉलेज का नाम और डेबी से मुतालिक जरूरी तफसीलात कंप्यूटर तक मुंतकिल हो गई थी। एल्फ्रेड नाश्ता करना भूल गया था। उसने FBI में अपने सोर्स ऑफिसर डेविड को नींद से फोन करके जगाया और डेबी का एड्रेस बताकर फौरी तौर पर उसकी न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया रवानगी की तारीख और आखिरी रिहाइश गाह का एड्रेस पूछा। दोपहर तक मोसाद के एजेंट न्यूयॉर्क के उस प्लाजा तक रसाई हासिल कर चुके थे जहां डेबी का आखिरी दिनों में कयाम रहा था। उसके साबिका फ्लैट के निगरान ने डेबी के साथ आखिरी मुलाकात की एक एक तफसील उन लोगों को बता दी, जिसमें पहली मर्तबा एक अजनबी नौजवान से उसकी मुलाकात और दोनों के इकट्ठे रवाना होने की कहानी मौजूद थी। मोसाद के एजेंट कुरेद कुरेद कर उस नौजवान के नए नक्श तराशते रहे। दोपहर तक एल्फ्रेड के इल्म में ये बात आ चुकी थी कि डेबी ने एक अरबी नक्शो निगार के हामिल नौजवान के साथ यूनाइटेड एयरलाइंस से उसी दिन सफर किया था जिस रोज शमून को गोली मारी गई थी। और मजीद परेशान कुन बात यह थी कि कत्ल के सिर्फ 1.5 घंटे बाद फ्लाइट रवाना हुई, जबकि टिकटों की रिजर्वेशन पहले ही से फोन पर करवाई गई थी। डेबी के साथ सफर करने वाले नौजवान का नाम मुसाफिरों की फहरिस्त में माइकल दर्ज था, लेकिन एल्फ्रेड जानता था कि ये नकली नाम है, असली नाम कुछ और है और दरअसल यही शख्स उनके लिए काम का आदमी था। उसके सामने फिल वक्त माइकल, डेबी और हसन तलाल के नाम मौजूद थे। अगर कोई साजिश थी तो इन तीनों के दरमियान कहीं मौजूद थी, जिसका सुराग लगाकर डेथ स्क्वाड ने हरकत में आना था। वर्जीनिया में CIA का लैंगले ऑफिस मामूल की जिंदगी जी रहा था जब अचानक एक हलचल सी मच गई। डिप्टी डायरेक्टर स्टीफन नाइट के सामने इसराइली काउंसलेट वाशिंगटन से जारी होने वाले खुफिया पैगाम की नकल मौजूद थी। ये पैगाम मोसाद के डेथ स्क्वाड डायरेक्टर ब्रिगेडियर शमीर के नाम भेजा गया था, जिसमें शमून के कत्ल के मुतालिक मोसाद की रिपोर्ट के बाद ब्रिगेडियर शमीर से इजाजत तलब की गई थी कि इस ज़मन में जिन 5-6 अफराद को मुश्तबा ख्याल किया जा रहा है उन्हें फौरी तौर पर सजा दी जाए या अभी इंतजार किया जाए। इस खुफिया रिपोर्ट की मुकम्मल नकल CIA के ECM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीटर सिस्टम के जरिए हासिल की गई थी। CIA इस बात पर मुकम्मल कुदरत रखती थी कि अपने दोस्त और दुश्मन दोनों सिफारत खानों से नशर होने वाले सिग्नल रिकॉर्ड कर सके। ये बात उनकी पॉलिसी में शामिल थी। उन्हें बाहर सूरत चौकन्ना रहना पड़ता था। CIA को इल्म था कि मोसाद के दर्जनों हमदर्द यहाँ मौजूद हैं। वो लोग इस बात का भी इदराक रखते थे कि अगर मोसाद अमेरिका की जमीन पर कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन वो अपने मुल्क में किसी को भी खुलकर खेलने की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं थे, इल्ला ये कि एक सतह पर इन लोगों में कुछ लोग कुछ दो के उसूल पर मामला तय न पा जाए। डिप्टी डायरेक्टर स्टीफन के सामने खड़े एजेंट जोसेफ ने कहा, जनाबे वाला, डेबी हमारा सोर्स है, IRA में हमारा बेहतरीन सोर्स। अगर उसे नुकसान पहुंचाया गया तो एजेंसी को जबरदस्त धचका लगेगा। स्टीफन खुद खासा परेशान दिखाई दे रहा था। अभी तक वो लोग अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे थे और मोसाद के लोग मामलात की तह तक पहुंच गए थे। क्या मोसाद अब अमेरिका में FBI और CIA से ज्यादा ताकतवर और वसाइल की मालिक एजेंसी बन चुकी है? क्या इन लोगों का काम कठपुतलियों की तरह सिर्फ मोसाद के इशारों पर नाचना ही रह गया था? एजेंसी की साख दाव पर लग जाएगी। उसने सोचा, अगर मामला सदर तक चला गया तो कम से कम इस मामले में जबरदस्ती सुबकी का सामना करना पड़ेगा। यानी एक गैर मुल्की जासूसी इदारे ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया जो अमेरिका की सरजमीन पर की गई और जिसकी अभी एक भी कड़ी अमेरिकी एजेंसियां तलाश नहीं कर सकी। क्या हम वाकई नाअहल हैं? एजेंसी पर अमेरिकन मीडिया की तनकीद किसी हद तक तो सही थी। स्टीफन ने जोसेफ से कहा, ऑफिसर जोसेफ, तुम खुद इस केस को संभालो। डेबी ही नहीं, किसी को भी मोसाद कुछ नहीं कह सकती। अमरीकी सरजमीन पर होने वाले क्राइम से निपटना अमरीकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आखिर कुछ तो हिफ्ज मरातिब का ख्याल रखना होगा। मैं ऊपर बात करता हूँ, तुम इन लोगों पर नजर रखो। जोसेफ कुछ कहने लगा, लेकिन सर FBI। स्टीफन ने गुस्से से तिलमिलाकर जोसेफ की बात काटी। जहन्नम में गई FBI। अगर वो गधे किसी काबिल होते तो हमें हर मामले में टांग अड़ाने की जरूरत ही क्यों पेश आती? क्या कर लिया है FBI ने? तिल अबीब में बैठकर ब्रिगेडियर शमीर ने जिस बात का सुराग लगा लिया, ये लोग न्यूयॉर्क में बैठकर नहीं लगा सके।
जोसेफ ने मजीद कुछ कहना मुनासिब न समझा। बोला, राइट सर। वो एजेंसी से गुज़श्ता 15 साल से वाबस्ता था और यहाँ के आदाब समझता था। अपने मखसूस कमरे में पहुंचते ही उसने एजेंसी के मुतालिक लोगों को रेड अलर्ट दे दिया। डेबी चूंकि उसका सोर्स थी, इसलिए उसकी हिफाजत का जोसेफ ने बतौर खास बंदोबस्त किया था। बाकी लोगों के गिर्द भी CIA ने हिसार बांध लिया था। माइकल चूंकि अभी नाकाबिले शनाख्त था, इसलिए वो लोग अपने जराए से उसे भी ढूंढ रहे थे। तमाम एजेंटों को सख्ती से हिदायत की गई थी कि इन लोगों की जान माल की हिफाजत की जाए। FBI ने CIA की तरफ से होने वाली इस कार्रवाई का मामूल के मुताबिक नोटिस जरूर लिया, लेकिन इस बात का इल्म उसे भी था कि इस इदारे को मिलने वाले बेशुमार इख्तियारात ने उसे शुतरे बेमुहार बना रखा है और बाज मामलात में तो ये लोग पेंटागन को भी एतमाद में लेना गवारा नहीं करते। इसराइली काउंसिल जनरल की मेज पर अमरीकी वजारत खारजा की तरफ से मौसूल शुदा ताज़ा तरीन एहतजाज की कॉपी मौजूद थी। ये एहतजाज बराह रास्त इसराइली वजारत खारजा से किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अमरीकी मामलात में इसराइल की बेजा मुदाखलत सदर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और दोनों ममालिक की दोस्ती का तकाजा यही है कि वो एक दूसरे के इक्तदार आला का एहतराम करें। एहतजाज में इसराइली सिफारतकार शमून के कत्ल के ज़िमन में इसराइली इंटेलिजेंस की तरफ से किसी भी कार्रवाई को गैर कानूनी और अमरीकी मामलात में मदाखलत करार देते हुए दरखास्त की गई थी कि अमरीकी सरजमीन पर होने वाले किसी भी क्राइम के लिए अमरीकी इंतजामिया खुद जिम्मेदार है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। काउंसलेट ने एक निगाहे गलत कागज के इस हकीर पुर्जे पर डालते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ कागज एल्फ्रेड को थमा दिया, जिसे उसने आज ही मुलाकात के लिए तलब किया था। एल्फ्रेड ने खत पढ़कर कहकहा बुलंद किया और उसे दोबारा उसी मेज पर फेंक दिया। ब्रिगेडियर शमीर का साइफर उन्हें मिल चुका था, जिस पर लिखा था, अजीम इसराइल के दुश्मनों को खा वो किसी भी खत्ते में हो मार डालो। एल्फ्रेड खूंखार लहजे में बोला, इन्हें मरना ही होगा। दुनिया के किसी भी खत्ते में इसराइल के खिलाफ किए जाने वाले जुर्म की सजा हम खुद देंगे। काउंसलर उससे भी ज्यादा जोश खरोश का मुजाहिरा कर रहा था। अजीम इसराइल के दुश्मन नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। दोनों ने आपस में जाम टकराए और आने वाले हालात की मंसूबाबंदी करने लगे। सैक्रामेंटो ओल्ड सिटी देखने के लिए अमेरिका के कोने कोने से लोग आते थे। खुसूसन कैलिफोर्निया के रहने वालों के लिए दिलचस्पी का मुकम्मल सामान मौजूद था। सैक्रामेंटो यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए डेबी को आज 15-20 रोज होने को आ रहे थे और अभी तक उसने शहर भी सही तौर पर नहीं देखा था। तारीख उसका हमेशा से दिलचस्प मजमून रहा था और वो खास तौर पर सैक्रामेंटो के उस हिस्से को देखना चाहती थी जिसे यहाँ की इंतजामिया ने अपनी आने वाली नस्लों के जरिए महफूज कर लिया था। डेबी उमूमन अकेली ही ऐसी जगह देखने जाया करती थी। इस मर्तबा भी जब वीकेंड शुरू हुआ तो उसने गले में कैमरा लटकाया और अपने कमरे से बाहर आ गई। उसका रुख यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया की तरफ था, जहां उसकी छोटी सी स्पोर्ट्स कार मौजूद थी। डेबी ने जैसे ही कदम बाहर निकाला, उसके कमरे के सामने लॉन में मौजूद CIA के एजेंट ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। उसने डेबी को कार पार्किंग की तरफ जाते और गले में कैमरा लटकाए देख लिया था। एक महफूज जगह खड़े होकर उसने अपने पास मौजूद वॉकी टॉकी से दूसरे एजेंटों को खबरदार किया और खुद यूनिवर्सिटी से बाहर जाने वाले रास्ते पर एक महफूज जगह अपनी कार की तरफ चल दी। जब तक डेबी अपनी कार स्टार्ट करती, एजेंट अपनी कार में बैठ चुका था। डेबी बड़े इत्मीनान से कार चलाती यूनिवर्सिटी से बाहर आई। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ रही थी कि इस वक्त कितनी कारें उसके ताक़ुब में हैं। CIA, FBI और मोसाद के लोग अलग अलग कारों में उसका पीछा कर रहे थे। ओल्ड सिटी के कार पार्किंग में जब वो दाखिल हुई तो यहाँ तिल धरने को जगह मौजूद नहीं थी। दाखिले का टिकट मशीन से हासिल करने के बाद उसने कार को महफूज पार्किंग के लिए मुख्तलिफ मंजिलों पर घुमाना शुरू कर दिया। 3-4 मिनट की जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर उसे तीसरी मंजिल पर एक खाली जगह नजर आई। अपनी गाड़ी खड़ी करके जब वो लिफ्ट की तरफ जा रही थी तो यक के बाद दीगरे 3 और कारें भी उसी जगह पार्क हुई थीं और उसके लिफ्ट में पहुंचने तक एक और कार से बरामद होने वाले 2 नौजवान भी उसके साथ ही लिफ्ट के जरिए नीचे आए थे। डेबी ने कार पार्किंग से बाहर आकर अब उस रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया था जो ओल्ड सिटी के रेलवे प्लेटफॉर्म को जा रहा था। डेबी ने कार पार्किंग से बाहर आकर अब उस रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया था जो ओल्ड सिटी के रेलवे प्लेटफॉर्म को जा रहा था। कैलिफोर्निया रेलवे के एक पुराने डिब्बे के नजदीक रुककर उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें उतारी और अब चहलकदमी के अंदाज में चलती हुई उस बेंच की तरफ जा रही थी जिस पर बैठकर वो सैक्रामेंटो ओल्ड सिटी के हुस्न से लुत्फानंदोज हो सकती थी। डेबी की मुखालिफ समत उसकी पुश्त वाली सीट पर एक और खातून बिल्कुल उसी तरह लाउबाली अंदाज में चलती हुई आकर बैठ गई।
अचानक ही एक नौजवान किसी दूसरी तरफ से बरामद हुआ और डेबी के साथ आकर बैठ गया। ऐसा ही एक और नौजवान फिर दूसरी समत इस तरह लापरवाही से बैठा कि अब वो दोनों के दरमियान फंस कर रह गई। इस मर्तबा आने वाले नौजवान ने अचानक ही अपनी जैकेट में हाथ डाला और जब उसका हाथ बरामद हुआ तो उसमें पिस्तौल मौजूद था। शायद वो पिस्तौल डेबी के पहलू से लगाकर उसे अगवा करने के मूड में था, लेकिन अचानक ही बिजली किसी फुर्ती के साथ उनकी पुश्त वाले बेंच पर बैठी खातून ने माहिर मार्शल आर्ट्स की तरह अपनी जगह से जस्त लगाई और करीबन उड़ती हुई उस नौजवान पर इस तरह आन गिरी कि पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। इस अचानक सूरत-ए-हाल ने अगवा करने वाले को बौखला कर रख दिया। उसके दूसरे साथी ने, जो डेबी की बाएं समत बैठा हुआ था, पिस्तौल निकाला और उस खातून पर गोली चला दी जिसने उसके साथी पर हमला किया था। बेचारे को बमुश्किल एक फायर करने की मोहलत मिली थी जब अचानक 5-6 गोलियां उसके जिस्म के आर पार हो गईं। डेबी के लिए ये सारी सूरत-ए-हाल इतनी गैर मुतवक्के और हौलनाक थी कि मजबूत आसाब रखने के बावजूद उसकी चीख निकल गई और उसने दीवाना वार मार्केट की समत भागना शुरू कर दिया। उसे अपने पीछे फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन ये फायरिंग उस पर नहीं की जा रही थी। यूं लगता था जैसे दो पार्टियों की आपस में ठन गई हो। डेबी अपनी दानिश में उस बग्गी की तरफ भागी जो सयाहों को सैर करवाने के लिए ओल्ड सिटी में रखी गई थी, जब अचानक ही एक कार उसके नजदीक आकर रुकी। किसी ने पुकारा, कम ऑन डेबी। डेबी के लिए सोचने को एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी। उसने कार सवारों को अपना हमदर्द और एजेंसी के लोग जानकर फौरन उनकी ऑफर कबूल कर ली, लेकिन पिछली सीट पर बैठते ही उसे एहसास हो गया कि उसने जिंदगी की सबसे भयानक गलती का इर्तिकाब किया है। पिछली सीट पर मौजूद नौजवान ने उसके पहलू में पिस्तौल की नाली लगाते हुए कहा, चुपचाप और नॉर्मल बैठी रहो। वो बोली, क्या मतलब, कौन हो तुम लोग? डेबी के लिए ये सूरत-ए-हाल गैर मुतवक्के थी, लेकिन वो जिस मैदान की खिलाड़ी थी वहाँ ऐसे वाकयात को मामूल के वाकयात ही समझा जाता था। उसने अपने आप को कदरे नॉर्मल किया। सांप की तरह फुनकारते हुए उस नौजवान ने कहा, अगला सवाल पूछा तो गोली तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। डेबी जानती थी वो उसे गोली तो नहीं मारेंगे, अलबत्ता उसके किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अगर वो उसे मारना ही चाहते तो वहीं मार डालते। उसके ताकुब में जो इतनी गोलियां चली थीं वो बआसानी उस तक पहुंच जाती। एक आदमी को तो उसने अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा था। इसका मतलब ये था कि उसको अगवा करने वाले जो कोई भी थे वो उसे जिंदा अगवा करना चाहते थे। उसे इस बात की भी समझ आ गई थी कि अगवा करने वाले कौन हो सकते हैं। शायद मोसाद को शमून के कत्ल का कोई क्लू मिल गया था और CIA को भी, जिनके लिए वो काम कर रही थी। एजेंसी के लोग उसकी हिफाजत कर रहे थे और मोसाद उसे अगवा करके ले जा रही थी। ये तो वो जानती थी कि जल्द या बदेर एजेंसी के लोग उसे जमीन की 7वीं तह से भी निकाल लेंगे, लेकिन वो अंदाजे की गलती का शिकार हो गई थी। डेबी नहीं जानती थी कि मोसाद के लोग उसकी तवक्को से बढ़कर चालाक हैं। उसके सफर का खात्मा बमुश्किल 5 मिनट के बाद ही हो गया। इस दरमियान वो लोग ओल्ड सिटी से बाहर नहीं गए थे, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलते एजेंसी के लोग उन्हें काबू कर लेते। ओल्ड सिटी के थिएटर हॉल की पुश्त पर गाड़ी 1 मिनट के लिए ही रुकी, जब अचानक थिएटर से 2 हट्टे कट्टे नीग्रो बरामद हुए। शो का टाइम ना होने की वजह से नजदीक दूर कोई नजर नहीं आ रहा था। कार रुकते ही पिछली सीट वाले ने डेबी पर गिरते हुए उसकी समत का दरवाजा खोला और उसे बाहर धक्का दिया। डेबी के कदम जमीन पर लगने से पहले ही उस स्याह फाम के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। दोनों स्याह फाम उसके बाजुओं में हाथ डालते उसे भगाते हुए थिएटर हॉल में दाखिल हुए। डेबी को यकीन था कि किसी ने उन्हें नहीं देखा होगा। कार सवार उसे धक्का देते ही गायब हो गए थे। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।